हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। बच्चों, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 10 और इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे विवर्तन, जिसके अंदर अपन फ्रॉनहोफर विवर्तन है उसको अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर पर मैंने आपको बता दिया था कि विवर्तन क्या होता है, ठीक है ना, और विवर्तन की क्या कंडीशंस होती है, ठीक है, क्या क्या इसकी शर्तें होती है, कब विवर्तन होता है कब नहीं होता है, ध्वनि तरंगों का विवर्तन दैनिक जीवन में क्यों देखने को मिलता है, प्रकाशीय तरंगों का विवर्तन दैनिक जीवन में देखने को क्यों नहीं मिलता है। अब दैनिक जीवन में प्रकाशीय तरंगों का विवर्तन देखने को नहीं मिलता, इसका मतलब ये नहीं कि प्रकाशीय तरंगों का विवर्तन होता ही नहीं है, होता तो है, बट डेली लाइफ में ऐसी सर्कमस्टांसेस नहीं बन पाती जिसकी वजह से दैनिक जीवन में अपने को प्रकाशीय तरंगों का विवर्तन देखने को मिले। हर प्रकार की जो तरंग होती है उसका विवर्तन होता है, ठीक है ना। कोई भी जैसे गतिशील कण होता है उससे जो द्रव्य तरंगे संबंधित होती है वो भी एक प्रकार की तरंग होती है, उनका भी विवर्तन होता है, ठीक है ना। आपको नाम याद होगा डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट, तो उसके अंदर अपन ने विवर्तन ही करवाया था। या मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जब आप पढ़ोगे तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर विवर्तन ही आप पढ़ोगे भी, उसका इलेक्ट्रॉन बीम है उससे गतिशील उससे संबंधित जो द्रव्य तरंगे हैं उनका विवर्तन वहां पर स्टडी किया जाता है। तो चलिए आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉनहोफर का विवर्तन। फ्रॉनहोफर का विवर्तन, ठीक है। तो क्या होता है अभी फ्रॉनहोफर का विवर्तन, देखो ध्यान से। सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले अपन क्या करते हैं, अभी इस प्रकार से यूं देखते हैं। देखो, ये अपने पास कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है, और एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। इसके सामने अपन क्या कर देते हैं, इस प्रकार से पर्दा रख देते हैं। इसके सामने अपन क्या कर देते हैं, इस प्रकार से एक स्लिट बना देते हैं, और यहाँ पर ये जो स्लिट है इसको अपन क्या बोल देते हैं, एस बोल देते हैं, ठीक है ना। ये जो स्लिट है, इस स्लिट से कौन सा तरंगाग्र उत्सर्जित होगा भी, या तो गोलीय होगा या कैसा होगा, बेलनाकार होगा। अगर स्लिट है वो कैसे बिंदु आकार की है तब तो गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित होगा, और अगर ये रेखीय आकार की है तो इस स्थिति में इससे बेलनाकार तरंगाग्र उत्सर्जित होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तरंगें उत्सर्जित होकर के सभी डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। अब देवदान से यहाँ पे इससे तरंगे इस प्रकार से इधर भी चलती है, इससे तरंगे इस प्रकार से इधर भी चलती है। तो यहाँ पर ये जो तरंगाग्र है इसको अपन गोलीय तरंगाग्र मान लेते हैं। ये अपने पास इस प्रकार से गोलीय तरंगाग्र हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इस गोलीय तरंगाग्र को एक लेंस की सहायता से समतल तरंगाग्र में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपन यहाँ पर एक लेंस रख देते हैं, और इस लेंस का नाम क्या देगा आपके पास, L1। तो ये अपन ने लेंस रख दिया इस प्रकार से यूं, ठीक है। तो ये अपन ने लेंस रख दिया, और इस लेंस का जो फोकस है वो कहां पर होता है, अभी इस एस की स्थिति पर होता है। तो आपको पता है कि फोकस से होकर के आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वो इससे अपवर्तन के पश्चात इसकी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये इस प्रकार से यूं समांतर हो जाती है, यूं चलती है, ठीक है। ये इस प्रकार से यूं चलती है। तो यहां पर आपका देवदान से जो गोलीय तरंगाग्र था वो इस लेंस ने कैसे तरंगाग्र में कन्वर्ट कर दिया, इसने इस प्रकार से समतल तरंगाग्र में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। ये समतल तरंगाग्र बन चुका है। इसके बाद में यहां पर अपन क्या करते हैं, ये समतल तरंगाग्र इसको अपन आपतित करवाते हैं एक स्लिट पर। यहां पर इस प्रकार से एक स्लिट बन गई, ये अपन इस प्रकार से स्लिट पर आपतित करवाते हैं, और इस स्लिट का नाम क्या देगा आपके पास, AB। और इसका जो मध्य बिंदु है इसको अपन क्या बोल देंगे, O बोल देंगे। और यहाँ पर आपके पास है जो AB है, इस AB को अपन क्या बोल सकते हैं, अभी A बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, A। ये आपके पास स्लिट की चौड़ाई हो जाएगी। अब दोबारा से ये समतल तरंगाग्र अगर इस स्लिट AB पर आपतित होता है तो फिर उसके बाद यहाँ से इस तरंगाग्र का विवर्तन होता है, और ये तरंगाग्र विवर्तित होकर के अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग दिशा में संचरित होता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से ये यूं भी जाता है,
और फिर उसके बाद ये इस प्रकार से इस एंगल पर भी जाता है, हर एंगल पर जाता है अभी, ठीक है ना। अब ध्यान से यहां पर अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से एक लेंस रख देते हैं। ये मैंने इस प्रकार से एक लेंस रख दिया, ठीक है। और ये जो लेंस है ये क्या करता है अभी, ये जो विवर्तित तरंगाग्र, इस विवर्तित तरंगाग्र को कहां पर कंसंट्रेट करता है, इस पर्दे पर कंसंट्रेट करता है। यहां पर अपन बना देते हैं इस प्रकार से पर्दा, ठीक है ना। ये अपने पर्दा बना दिया अभी। तो ये वाली जो द्वितीयक तरंगिका, ये तो इसके प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है, ये तो इस प्रकार से सीधी सीधी चली जाती है, और एक इस प्रकार से ये यूं चलती है, ये अपवर्तित होकर के इस प्रकार से इधर की तरफ यूं मुड़ जाती है। और फिर उसके बाद में ये और ये तो कहां पर जाकर के मिलती है, इस प्रकार से यहां पर जाकर के मिलती है। विवर्तन के नियमों की पालना करते हुए ये इस प्रकार से यहां पर जाकर के अभिसारित होती है, कंसंट्रेट होती है। तो इस बिंदु को अपन क्या बोल देते हैं, इसको अपन बोल देते हैं ओडेस बोल देते हैं। और ये आपके पास में पॉइंट पी हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वाई हो जाएगी। और यदि अपन इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास है, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो इस स्लिट के ए और बी, इन दोनों पॉइंट से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका ये और ये जब ओडेस पर पहुंचते तो बराबर लंबाई का पथ तय करती है। और यदि इनके पथ की लंबाई बराबर होगी तो इनके मध्य पथांतर कितना हो जाएगा, 0। और यदि पथांतर अगर 0 हो जाएगा तो इस स्थिति में इनके बीच में कलांतर भी 0 देगा, और जिससे इस पर्दे के केंद्रीय भाग पर आपको प्राप्त होता है सेंट्रल मैक्सिमा, या केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट। यहाँ पे इस ओडेस को अपन क्या बोल देते हैं, इस स्थिति पर जो कलांतर पथांतर है वो भी कितना होता है, 0। कलांतर है वो भी क्या होता है आपके पास है, 0। यहाँ पर क्या बनता है, केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, यानी सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। अभी समझ गए बात को आप। अब यहां पर इस बिंदु P पर A से चलने वाली और B से चलने वाली दोनों द्वितीयक तरंगिका पॉइंट P पर पहुंचती है। तो पॉइंट P पर अगर ये समान कला में पहुंचती है तो इस स्थिति में तो संपोषी अध्यारोपण होगा, जिसकी वजह से पॉइंट P पर आपको ब्राइट बैंड प्राप्त होगा, ठीक है ना, मैक्सिमा प्राप्त होगा। और यदि ये विपरीत कला में पहुंचती है तो आपको क्या प्राप्त होगा, मिनिमा प्राप्त होगा। तो मैक्सिमा या मिनिमा का प्राप्त होना ए और बी से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य कलांतर और पथांतर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये कलांतर और पथांतर यही अपन कैलकुलेट करने वाले हैं अभी, समझ गए। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो पथांतर है, इस पथांतर को अपन बोल देते हैं डेल्टा बराबर। तो डेल्टा बराबर क्या देगा आपके पास है, बीपी माइनस क्या देगा आपके पास है, एपी। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, देखो यहां से अपन इस पर इस प्रकार से लंब डाल देते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट यहाँ पर आपका m बन जाएगा। ये वाला एंगल कितना देगा, 90। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल है, ये भी आपका क्या हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल अगर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है, 90 माइनस थीटा। तो इस वाले एंगल को भी अपन क्या कर सकते हैं, थीटा बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपके पास में bm प्लस mp हो जाएगा। तो bp को अपन क्या लिख सकते हैं, bm प्लस क्या देगा आपके पास mp माइनस ap हो गया। तो यहाँ पर आपके पास mp और ap दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा बराबर क्या देगा अभी, bm हो जाएगा, क्या देगा, bm। ये आपके पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर ये आपके पास जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज से अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो किसके बराबर हो जाएगा अभी, तो लंब तो देगा आपके पास में bm के बराबर, और कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, ab के बराबर। bm को अपन लिख देंगे डेल्टा और ab को अपन लिख देंगे a। तो यहाँ से आपके पास जो डेल्टा है वो क्या देगा आपके पास, a साइन थीटा देगा, क्या देगा, a साइन थीटा। तो ये आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बन करके अपना तैयार हो चुका है, समझ में आ गई ना, डेल्टा बराबर a साइन थीटा। अब यहाँ से अपन लिख सकते हैं, से एक तो अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से
यहाँ से लेकर के ओ से ओ डैश की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी कैपिटल डी लिख देंगे। तो यहाँ से आपके पास में त्रिभुज ए बी एम से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अभी साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास है डेल्टा बटे ए। और इसी प्रकार से त्रिभुज ये आपके पास में देखो ओ ओ डैश पी, ओ ओ डैश पी से टेन थीटा बराबर क्या देगा आपके पास है वाई बटे कैपिटल डी। अब यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, अभी साइन थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा आपके पास है टेन थीटा के। तो यहां से आपके पास डेल्टा बटे ए बराबर वाई बटे क्या हो जाएगा आपके पास है कैपिटल डी। तो यहां से आपके पास वाई बराबर क्या बन जाएगा भाई, वाई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास डेल्टा कैपिटल डी अपॉन क्या देगा आपके पास स्मॉल ए। तो एक आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन करके तैयार हो चुका है। तो विवर्तन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला डेल्टा बराबर क्या होता है आपके पास में ए साइन थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब देखो एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूं, अगर आपके पास में डेल्टा कितना हो जाएगा, अभी अगर आपके पास में डेल्टा हो जाएगा लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा, तो इस स्थिति में उस पॉइंट पर आपको विनाशी अध्यारोपण के कारण निम्निष्ट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, निम्निष्ट प्राप्त होता है। और यदि आपके पास डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2 7 लेमडा बाई 2 9 लेमडा बाई 2 ऐसा कुछ है, लेमडा बाई 2 का विषम गुणज है, तो इस स्थिति में उस पॉइंट पर आपको क्या प्राप्त होगा, उच्चिष्ट प्राप्त होगा, मैक्सिमा प्राप्त होगा भी। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, यदि आपके पास डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा लेमडा, ये आपके पास 2 लेमडा 3 लेमडा डॉट 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 एन लेमडा, तो ये आपके पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, अभी मैक्सिमा प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपके पास डेल्टा बराबर, इसको अपन बोल देंगे मैक्सिमा, डेल्टा बराबर कितना देगा आपके पास 3 लेमडा बाई 2, इसके बाद में सॉरी यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा मिनिमा, उल्टा लिख दिया अपन ने, 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2 7 लेमडा बाई 2 या डॉट 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 2n+1 लेमडा बाई 2। तो इस स्थिति में आपको क्या प्राप्त होगा, अभी मैक्सिमा प्राप्त होगा। ठीक है ना। ये वाली जो बात है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। समझ गई बात को आप? तो करें इन चीज़ों को नोट, बढ़ते हैं अपन आगे। तो चलिए बच्चों, फ्रोनहोफर विवर्तन के अंदर अपन ये पढ़ चुके हैं। देखो ध्यान से, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ए साइन थीटा। अब ये तो क्या होती है, ध्यान से देखना, देखो ये तो होती है ए तथा बी से थीटा कोणीय स्थिति पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं में पथांतर। अब ध्यान से देखना, देखो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा बराबर, यदि आपके पास है कितना है लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा डॉट 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 एन लेमडा, तब तो आपको क्या प्राप्त होगा, अभी मिनिमा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, मिनिमा। और यदि आपके पास है डेल्टा बराबर 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2 7 लेमडा बाई 2 डॉट 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 2n+1 लेमडा बाई 2 है, तो इस स्थिति में क्या होता है, भाई मैक्सिमा प्राप्त होता है। अब इन बातों को आप अच्छे से दिमाग पे बिठा लो, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था भाई। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं मिनिमा के लिए। तो मिनिमा के लिए
डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ए साइन थीटा, बराबर कितना हो जाएगा आपके पास बताओ एन लेमडा। तो यहां से आपके पास है साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास एन लेमडा बटे ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर अपन बात करते हैं फर्स्ट मिनिमा, तो पहले मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा आपके पास है साइन थीटा 1 बराबर लेमडा बाई ए, और दूसरे मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा आपके पास है साइन थीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 2 लेमडा बाई ए। और इसी प्रकार से जो तीसरा मिनिमा है उसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास है साइन थीटा बराबर 3 लेमडा बाई ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेमडा बाई ए 2 लेमडा बाई ए, या आपके पास 3 लेमडा बाई ए हो जाएगा। तो ये तो आपके पास हो जाएगा क्या भाई फर्स्ट मिनिमा, ये आपके पास है क्या हो जाएगा भाई सेकंड मिनिमा, ये आपके पास है क्या हो जाएगा इस प्रकार से थर्ड मिनिमा हो जाएगा। समझ गए बात को आप? अब इसके बाद में ये तो मिनिमा की पोजीशन हो जाएगी। अब यदि अपन बात करते हैं मैक्सिमा की बात करते हैं, तो देखो ध्यान से मैक्सिमा कहां पर हो जाएगा डेल्टा बराबर, ये अपन बात करते हैं मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए। तो मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में डेल्टा बराबर ए साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 2n+1 लेमडा बाई ए। यहां से आपके पास है क्या हो जाएगा आपके पास है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है 2n+1 लेमडा बाई, सॉरी लेमडा बाई 2 है, लेमडा बाई क्या हो जाएगा आपके पास 2a हो जाएगा। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं n बराबर 1 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास हो जाएगा साइन थीटा 1 बराबर 3 लेमडा बाई 2a, और इसी प्रकार से साइन थीटा 2 बराबर 5 लेमडा बाई 2a, और इसी प्रकार से साइन थीटा 3 बराबर 7 लेमडा बाई क्या हो जाएगा आपके पास 2a हो जाएगा। ये तो आपके पास है क्या देगा अभी मैक्सिमा फर्स्ट, और ये आपके पास है क्या देगा अभी मैक्सिमा सेकंड, और ये आपके पास है क्या देगा इस प्रकार से मैक्सिमा थर्ड हो जाएगा अभी, ठीक है ना। ये चीज होगी। तो किसी भी मैक्सिमा किसी भी मिनिमा की कोणीय स्थिति अगर आपको ज्ञात करनी है तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी समझ में आ गई बात है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो ध्यान से कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो सबसे ज्यादा ब्राइट होता है, सबसे ज्यादा चमकीला होता है। इसके बाद जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्रमागत मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो घटते हुए क्रम में होती है, ठीक है ना। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, जो आपके पास है केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, सबसे अधिक चमकीला होता है। और उसके बाद ध्यान से देखना, देखो उसके बाद क्रमागत उच्चिष्टों की तीव्रता घटते क्रम में होती है, ठीक है भी बात। तो अपन ऐसे देख सकते हैं उदाहरण से, जैसे मान के चलेगा ये तो आपके पास है क्या हो जाएगा इस प्रकार से केंद्रीय उच्चिष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी वो तो क्या होती है सबसे ज्यादा। तो चलो इंटेंसिटी का अपन ग्राफ बना देते हैं यहाँ पे। तो इसकी इंटेंसिटी क्या होती है इस प्रकार से सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे इंटेंसिटी लगभग कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। और फिर उसके बाद में अगला जो मैक्सिमा बनता है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है थोड़ी सी कम होती है इससे। फिर अगला जो मैक्सिमा बनता है उसकी इंटेंसिटी और कम होती है, और फिर अगला जो मैक्सिमा बनता है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है इस प्रकार से और कम हो जाती है।
यहाँ पर ये जो मैक्सिमम बनता है इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, इस प्रकार से कम, फिर उसके बाद में और कम, और फिर उसके बाद में क्या होता है, इस प्रकार से इंटेंसिटी और कम हो जाती है। अब मान लो कि इसकी जो इंटेंसिटी वो तो क्या होती है भी आई नॉट होती है, क्या होती है, आई नॉट होती है। अब यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर जो कलांतर है वो कितना होता है, अभी यहां पर जो पथांतर है वो कितना होता है, 0 होता है। यहां पर जो पथांतर है वो कितना होता है आपके पास है, लेमडा होता है। यहां पर पथांतर कितना होता है आपके पास है, 3 लेमडा बाई 2 होता है। यहाँ पर कितना होता है आपके पास है 2 लेमडा, और फिर ये मैक्सिमम बन गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास है 5 लेमडा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा इस प्रकार से 3 लेमडा, इस प्रकार से चलता जाता है अभी, ठीक है ना। तो केंद्रीय उच्चिष्ट इसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में क्रमागत उच्चिष्टों की जो तीव्रता है वो घटते हुए क्रम में अपने को प्राप्त होती है। नोट कर लें इन चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि केंद्रीय उच्चिष्ट उसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद में जैसे जैसे उच्चिष्टों का क्रम बढ़ता जाता है वैसे वैसे केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है, और उसके बाद में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जैसे जाते हैं वैसे वैसे उच्चिष्टों की तीव्रता वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और इसके बाद में इसके लिए अपन एक रिलेशन भी डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो रिलेशन ये होता है कि किसी भी उच्चिष्ट की तीव्रता, उच्चिष्ट की जो तीव्रता है उसका फॉर्मूला होता है आई बराबर आई नॉट साइन बीटा बाई 2 अपॉन बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब बात ये है कि यहाँ पर जो बीटा बाई 2 है ये क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर आपके पास जो बीटा बाई 2 है ये हो जाएगा आपके पास में पाई ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास में, लेमडा हो जाएगा अभी, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं कि इसके लिए प्रथम उच्चिष्ट के लिए, प्रथम उच्चिष्ट के लिए तो आपके पास जो प्रथम उच्चिष्ट होता है उसके लिए ध्यान से देखना, देखो यहां पर आपके पास में अपन बात करते हैं बीटा बाई 2 की बात करते हैं, तो क्या बन जाएगा बताओ प्रथम उच्चिष्ट के लिए, डेल्टा बराबर अपन लिख सकते हैं ए साइन थीटा, और प्रथम उच्चिष्ट अपने को कहां पर प्राप्त होता है, डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास ए साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2, तो बीटा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है पाई बटे लेमडा, और ए साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 3 लेमडा बाई 2 देगा। लेमडा से अपन लेमडा को कैंसिल आउट कर देंगे, ये आपके पास में कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2 देगा अभी, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 देगा। अब बात सुनना भी, अपन बात करते हैं आई की बात करते हैं, तो आई बराबर आई नॉट, इसके बाद में साइन बीटा बराबर कितना देगा आपके पास है 3 पाई बाई 2 बटे कितना देगा आपके पास है 3 पाई बाई 2, इसका क्या देगा आपके पास होल स्क्वायर, और 3 पाई बाई 2 कितना होता है आपके पास है 270 डिग्री, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं साइन 270, और साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, कितनी होती है -1, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास +1 हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 आई नॉट अपॉन 9 पाई स्क्वायर। ये आपके पास में क्या हो जाएगी अभी इंटेंसिटी हो जाएगी, आपकी तीव्रता हो जाएगी, समझ में आ गई ना। इसी प्रकार से यदि अपन बात करते हैं द्वितीय उच्चिष्ट के लिए, तो द्वितीय उच्चिष्ट के लिए ये कितना देगा आपके पास में 5 लेमडा बाई 2, तो यहाँ पर आपके पास में 5 पाई बाई 2 बन जाएगा। और ध्यान से देखना, देखो ये जो 5 पाई बाई 2 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, ये भी आपके पास 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी, और ये हो जाएगा आपके पास में 5 पाई बाई 2, तो ये आपके पास में कितना देगा 4 आई नॉट अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 25 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से किसी भी उच्चिष्ट की जो तीव्रता है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं अभी, ठीक है ना। और यहाँ से एक चीज़ अपने को सीखने को मिलती है कि क्रमागत उच्चिष्टों की जो तीव्रता है वो घटते हुए क्रम में होती है। पहले केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता सबसे ज़्यादा, उसके बाद में प्रथम उच्चिष्ट, फिर उसके बाद द्वितीय उच्चिष्ट, फिर उसके बाद तृतीय उच्चिष्ट। जैसे जैसे अपन उच्चिष्टों का क्रम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी जो तीव्रता वो घटते हुए क्रम में होती है, ठीक है ना। चलिए
इसके बाद में आगे अपन डिस्कस करते हैं ध्यान से। जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में स्लिट हो गई, ये आपके पास में स्लिट हो गई, और इस स्लिट के बिल्कुल पास में सटा करके अपन ने लेंस को रख दिया है। तो यहां पर आपका जो लेंस है वो इससे बिल्कुल एकदम इस प्रकार से आपने यूं टच करके रख दिया है। ये आपने लेंस को रख दिया है, और फिर उसके बाद ये आपके पास मान के चलिएगा यहां पर पर्दा है। तो फिर उसके बाद में आपका जो विवर्तन प्रतिरूप बनेगा वो इस पर्दे पर बनेगा। तो फिर उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास है डी, और डी है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगी भाई, एफ के बराबर हो जाएगी, इस लेंस की फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये तो आपके पास हो जाएगा केंद्रीय उच्चिष्ट, और ये आपके पास है थीटा कोणीय स्थिति पर आपके पास है कोई भी एक पॉइंट हो गया। इस डिस्टेंस को अपन वाई बोल देंगे, ये आपके पास है एफ है ही। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा आपके पास है, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा को अपन ने क्या लिखा था भाई, डेल्टा बाई ए लिखा था, अपने को याद है। और इसके बाद टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, वाई अपॉन कैपिटल डी। तो कैपिटल डी को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा भाई, वाई बराबर ये हो जाएगा आपके पास है डेल्टा एफ अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, ए हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात है, ये बात। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो अगर अपन बात करते हैं उच्चिष्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट मैक्सिमा, जो फर्स्ट मैक्सिमा है या मैक्सिमा फर्स्ट लिख दो इसको आप, आपके पास है जो मैक्सिमा फर्स्ट है इसकी अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए आपके पास में क्या देगा, y1 बराबर, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए डेल्टा बराबर कितना देगा भी, डेल्टा बराबर फर्स्ट मैक्सिमा के लिए होता है 3 लैम्डा बाई ए होता है, क्या होता है 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास है 3 लैम्डा बाई, ये आपके पास है 2 ए, और ये आपके पास है क्या देगा, एफ हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी भाई, मैक्सिमा 2 के लिए, ये सेकंड मैक्सिमा हो गया। तो सेकंड मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा आपके पास y2 बराबर क्या बन जाएगा आपके पास है 5 लैम्डा एफ अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है 2a। ठीक है ना। अब यदि इसके लिए अपने को क्या करनी है, फ्रिंज चौड़ाई कैलकुलेट करनी है, तो फ्रिंज चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगी बताओ, बीटा के बराबर। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास y2 माइनस y1, और बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 5/2 माइनस 3/2 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एफ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास जो बीटा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपके पास है लैम्डा, इसी प्रकार से बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपके पास है फोकस दूरी, और फिर उसके बाद बीटा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपके पास में ए हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात है, ये बात। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगी, इसकी फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी। ओके, तो चलो करो इन चीज़ों को भी नोट, बढ़ते हैं अपन आगे। चलिए बच्चों, इसके बाद हम अपन बात करते हैं जो केंद्रीय उच्चिष्ट होती है, इसकी कोणीय चौड़ाई, इसकी रेखीय चौड़ाई, ये अपन बातें करने वाले हैं। देखो ध्यान से, जैसे केंद्रीय उच्चिष्ट यानी अपन बात कर रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। तो केंद्रीय उच्चिष्ट कहाँ पर बनती है ध्यान से, ये अपने पास इस प्रकार से यहाँ पे स्लिट बन जाएगी, ये तो आपके पास हो जाएगी इस प्रकार से स्लिट। ठीक है। और फिर उसके बाद ये अपने पास इस प्रकार से पर्दा हो जाएगा, ये आपके पास में पॉइंट ओ देगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और फिर उसके बाद में ये क्या देगा आपके पास ओडेस हो देगा। इस पॉइंट को अपन बोलेंगे इस प्रकार से ओडेस बोल देंगे। ठीक है। और केंद्रीय उच्चिष्ट मान के इसलिए आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनता है केंद्रीय उच्चिष्ट। ठीक है। ये आपके पास है केंद्रीय उच्चिष्ट हो गया। अब जो ध्यान से
केंद्रीय उच्चिष्ट का जो फैलाव वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। तो इसकी जो कोणीय स्थिति है वो ये हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये वाला आपके पास में कोण क्या हो जाएगा, इसको अपन बोल देंगे थीटा सी। और इसकी जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई को अपन क्या बोलते हैं, विड्थ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू सी बोल देंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई को अपन क्या बोल देंगे, डब्ल्यू सी, ठीक है ना। यानी रेखीय चौड़ाई हो जाएगी आपके पास में डब्ल्यू सी। अब देखते हैं आंसर, देखो यहाँ पर इसकी ये वाली जो चौड़ाई है इसको अपन बोलेंगे ए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल डी बोल देंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात है कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, बताओ भाई। ये तो आपके पास में केंद्रीय उच्चिष्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट मिनिमा, और इधर की तरफ ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट मिनिमा हो जाएगा। और फिर उसके बाद यदि इसके अपन आगे चलते हैं तो इस प्रकार से क्या बनता है, मैक्सिमा, और फिर उसके बाद क्या बन जाता है, मिनिमा बन जाता है। तो ये केंद्रीय उच्चिष्ट, फिर उसके बाद ये क्या बनता है आपके पास में, फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये आपके पास बनता है सेकंड मिनिमा बनता है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट कहाँ से कहाँ तक होती है, ये होती है आपके पास में मिनिमा, फर्स्ट से मिनिमा फर्स्ट तक, ठीक है ना। इधर के फर्स्ट मिनिमा से लेके इधर के फर्स्ट मिनिमा तक होता है अभी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो फर्स्ट मिनिमा है, इसके लिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो थीटा सी है बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 2 थीटा1 हो जाएगा। और फर्स्ट मिनिमा की अगर अपन बात करते हैं तो मिनिमा फर्स्ट के लिए ध्यान से देखना, देखो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ए साइन थीटा1, और बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, लेमडा। तो साइन थीटा1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, लेमडा बटे ए। तो यहाँ से आपके पास जो थीटा1 है वो लगभग कितना हो जाएगा आपके पास, लेमडा बाई ए हो जाएगा भाई। तो थीटा सी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 2 लेमडा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास, ए। ये आपके पास क्या हो जाएगा इस प्रकार से, थीटा सी, ठीक है ना। ये बात होगी भी। इसके बाद में ये तो इसकी कोणीय चौड़ाई होगी, इसकी रेखीय चौड़ाई की अपन बात करते हैं तो ओमेगा सी। तो ये आपके पास में क्या होता है बताओ, चाप बराबर क्या होता है, कोण इंटू त्रिज्या। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, थीटा सी इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, डी बराबर। तो क्या बन जाएगा आपके पास, 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन क्या होता है आपके पास, स्मॉल ए। ये बात होगी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, आपको मैं बातें बता देता हूँ विवर्तन के अंदर। आपको मैं अब जो बातें बताने जा रहा हूँ, इतनी सी बातें अगर आपको ध्यान है तो विवर्तन में आपका नीट का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करो, थ्योरेटिकल बातें तो मैंने आपको जो बताई है वो सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। डेल्टा बराबर क्या देगा आपके पास, ए साइन थीटा, ठीक है ना। और डेल्टा बराबर क्या लिख देंगे अपन, ध्यान से देखना, देखो एन लेमडा। ये तो किसके लिए हो जाएगा बताओ, मिनिमा। और ये आपके पास हो जाएगा 2n+1 लेमडा बाई 2। ये आपके पास से क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, ठीक है। और फिर उसके बाद में देखो ध्यान से भाई, 90% क्वेश्चन तो आने के चांस यहीं से रहते हैं। ये वाले जो फॉर्मूले यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। और उसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करते हैं थीटा सी बराबर जो केंद्रीय उच्चिष्ट है उसकी कोणीय चौड़ाई कितनी देगी आपके पास में, 2 लेमडा बाई ए। और इसकी जो रेखीय चौड़ाई है ओमेगा सी बराबर कितना देगा आपके पास, 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन क्या देगा आपके पास, ए। और एक जो फ्रिंज चौड़ाई होती है बीटा, तो बीटा बराबर कितनी होती है आपके पास, बताओ। बीटा बराबर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख देंगे बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी अपॉन क्या देगा आपके पास, स्मॉल ए हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से आपके पास जो बीटा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके पास, लेमडा होता है। अब इतने से फॉर्मूले अगर आपने ध्यान में रख लिए तो विवर्तन का क्वेश्चन है आपके सही होने के चांस 99% रहेंगे। और थ्योरेटिकल बातें भी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली है तो फिर उसके बाद में विवर्तन का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना।
अब बच्चों ये जो फ्रोनहोफर विवर्तन है, ये इसको लेकर के बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो आप तो इतना सा ध्यान रखना कि विवर्तन क्या होता है कि किसी भी तरंग का अवरोधक या द्वारक के किनारे से टकरा करके मुड़ करके ज्यामितीय रूप से छाया वाले क्षेत्र में फैलने की जो घटना है, उस घटना को ही अपन क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। ठीक है ना, एक तो ये बात होगी। इसके बाद में विवर्तन की शर्त क्या होती है कि अवरोधक या द्वारक का जो आकार है वो तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक है ना, यदि अवरोधक या द्वारक तरंगदैर्ध्य से बहुत बड़ा हो गया तो इस स्थिति में विवर्तन नहीं होता है। डेली लाइफ में ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से देखने को मिलता है, लेकिन प्रकाशीय तरंगों का विवर्तन आसानी से देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दैनिक जीवन की अवरोधक या द्वारक होते हैं वो ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य की कोटि के होते हैं, प्रकाशीय तरंगों की तरंगदैर्ध्य की कोटि के नहीं होते हैं। ये बातें होगी। फिर उसके बाद में फ्रेनेल विवर्तन आपको बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना। फ्रॉनहोफर विवर्तन के अंदर ध्यान से देखना, देखो जो विवर्तक है इसे सोर्स और पर्दा इन दोनों की दूरी क्या होती है, अनंत होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है। ठीक है ना, और इसके अंदर आपतित और विवर्तित तरंगाग्र कैसे होते हैं, समतल होते हैं। और फिर उसके बाद ये इतने से फॉर्मूले, और इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना आपको आना चाहिए। अगर ये काम आपने कर लिया तो विवर्तन का आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई ना, ये चीज होगी। एक चीज और बता देता हूँ, व्यतिकरण और विवर्तन में क्या होता है। अपन ने देखा था कि व्यतिकरण में अपन ने एस था, एस से एक गोलीय तरंगाग्र चलाया और ये गोलीय तरंगाग्र S1 तथा S2 प्राप्तित होता है। तो S1 तथा S2 होते हैं वो भी नवीन प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर एक ही तरंगाग्र के दो अलग अलग बिंदु S1 तथा S2 से उत्सर्जित होने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य अध्यारोपण हो रहा था। समझ में आ गई बात। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही तरंगाग्र, कोई एक तरंगाग्र, इसके अलग अलग बिंदुओं, सभी बिंदुओं, ठीक है ना, इसके इस तरंगाग्र के ध्यान से देखना, देखो जैसे मतलब इस तरंगाग्र का ये बिंदु, ये हो गया, 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 ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स के कारण उत्सर्जित होने वाली जो द्वितीयक तरंगिका है उनके अध्यारोपण के कारण आपको पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात है ये बात। तो ये जो विवर्तन है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन आपका फिनिश होता है। इन चीज़ों को आप नोट करें और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। भी चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो ध्यान से, अपने पास है पेज नंबर 2.18 2.18 जो पेज नंबर है, इस पेज नंबर का जो एक्सरसाइज 3 है, इस एक्सरसाइज 3 के अंदर देखो ध्यान से जो आपके पास में क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए, यानी लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम आपको दे रखा है, एकल स्लिट विवर्तन के कारण पहला विवर्तन निम्निष्ठ थीटा बराबर 30 डिग्री पर प्राप्त होता है, तो स्लिट की चौड़ाई कितनी हो जाएगी। तो बात सुनो भाई, जैसे अपन बात करते हैं फर्स्ट, अपन जानते हैं कि डेल्टा बराबर क्या होता है आपके पास, ए साइन थीटा। और बात सुना भी, अपन बात करें कि इसके निम्निष्ठ की बात कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास, एन लैम्डा होता है। तो यहाँ से आपके पास है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, एन लैम्डा बाई ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है दुनिया से, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्रथम है, तो एन बराबर 1, लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी 5 × 10⁻⁷ बटे क्या हो जाएगा आपके पास, ए हो जाएगा। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने को कैलकुलेट करना भी, ए कैलकुलेट करना है, तो 5 × 2 कितना देगा आपके पास है 10, तो ये आपके पास कितना देगा 1 × 10⁻⁶ मीटर, यानी इसको अपन बोल सकते हैं 1 माइक्रोमीटर। ठीक है ना, सीधा फॉर्मूले से देखो क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद में देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, तरंगदैर्ध्य लैम्डा का प्रकाश डी चौड़ाई की स्लिट प्राप्तित होता है। ओके, परिणामी विवर्तन नमूना कैपिटल डी दूरी पर स्थित पर्दे पर प्रेक्षित होता है। मुख्य उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, मुख्य उच्चिष्ट की जो रेखीय चौड़ाई है वो स्लिट की चौड़ाई के बराबर होती है, तो कैपिटल डी किसके बराबर हो जाएगा अभी, मतलब जो केंद्रीय उच्चिष्ट है उसकी रेखीय चौड़ाई, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई क्या होती है, ओमेगा सी बराबर कितना होता है आपके पास 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन क्या होता है आपके पास, स्मॉल ए। ठीक है ना, बराबर किसकी हो जाएगी भी, ये हो जाएगी आपके पास में स्लिट की चौड़ाई के बराबर, और स्लिट की चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपके पास, ए हो जाएगी। क्या इसको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, डी बोला जा रहा है, तो यहाँ पर इसको अपन डी के बराबर बोल देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास कैपिटल डी पूछा जा रहा है ना,
तो कैपिटल डी बराबर कितना देगा आपके पास है डी स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास है 2 लेमडा। बस बहुत आसान है, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चौड़ाई 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 मीटर की स्लिट पर 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट का कोणीय प्रक्षेपण होगा। ठीक है ना, तो केंद्रीय उच्चिष्ट का कोणीय प्रक्षेपण आपको पूछा जा रहा है। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे दुनिया से सबसे पहली बात है कि केंद्रीय उच्चिष्ट कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, प्रथम निम्निष्ठ तक। ठीक है ना, तो अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा बराबर ए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एन लेमडा। तो ये प्रथम निम्निष्ठ के लिए अपन लेमडा लिख देंगे, तो यहाँ से आपके पास साइन थीटा बराबर लेमडा बटे ए हो जाएगा। तो लेमडा कितना हो जाएगा आपके पास बताओ, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 और बटे ये कितना हो जाएगा आपके पास है 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, तो ये आपके पास 1/2 आ गया। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 30 डिग्री, ये थीटा 1 हो गया। तो यहाँ से आपके पास में क्या देगा आपके पास में थीटा सी बराबर 2 थीटा 1, तो ये बराबर क्या देगा आपके पास में 60 डिग्री हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखो कितना आसानी से कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन देख लो आप क्या कह रहे हैं। देखो, एकल स्लिट द्वारा फ्राउनहोफर विवर्तन में 9000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश द्वारा जहां प्रथम कोटि का निम्निष्ठ बनता है वहां प्रथम कोटि का उच्चिष्ट बनाने के लिए अज्ञात तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 अपन देखते हैं क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि एकल स्लिट द्वारा फ्राउनहोफर विवर्तन में 9000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए जहां प्रथम कोटि का निम्निष्ठ बनता है, ठीक है ना, यानी जिस थीटा पर अपन जानते हैं कि डेल्टा बराबर क्या होता है आपके पास ए साइन थीटा बराबर क्या बन रहा है अभी, डेल्टा बराबर ए साइन थीटा हो गया। अब देवदान से बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से अपन क्या कर देंगे, डेल्टा 1 बराबर क्या कर देंगे अपन डेल्टा 2 कर देंगे। तो पहली बार में क्या हो रहा है, तो 9000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए जहां पर प्रथम कोटि का निम्निष्ठ, पहला निम्निष्ठ कहां पर बनता है, निम्निष्ठ के लिए क्या होता है डेल्टा बराबर एन लेमडा। तो एन बराबर कितना देगा 1 हो जाएगा, तो लेमडा ही पुट कर देंगे। तो डेल्टा 1 बराबर कितना देगा आपके पास 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 7, ठीक है ना, या 9000 एंगस्ट्रॉम ही हो जाएगा। 9000 एंगस्ट्रॉम बराबर डेल्टा 2 बराबर वहां प्रथम कोटि के उच्चिष्ट, तो प्रथम कोटि का उच्चिष्ट कहां पर बनता है, तो डेल्टा बराबर कितना होता है 3 लेमडा बटे 2। तो लेमडा बराबर कितना देगा अभी, ये देगा आपके पास 6000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 2 क्वेश्चन इसके अंदर और है, वो भी बहुत आसान है, वो भी आप कर लेना। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि विवर्तन इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान होते हैं। कभी भी नीट के अंदर टफ क्वेश्चन है वो विवर्तन से नहीं आ सकता। आपको जो पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है भाई, ठीक है ना। तो चलिए इन क्वेश्चंस को करें नोट, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में व्यतिगण के कुछ क्वेश्चंस की प्रोफाइल बनती है, वो व्यतिगण के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, इस प्रकार के क्वेश्चंस कई बार मतलब पूछ ले जाते हैं, हालांकि नीट में पूछे जाने की इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। नीट में क्वेश्चन है डायरेक्ट अप्रोच का, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन है जैसे ये आपके पास इस प्रकार से कोई सर्कुलर स्क्रीन है, वर्ताकार पर्दा है और ये इसका व्यास है और ये इसका केंद्र हो गया। अब इस केंद्र से बराबर दूरी पर एक तो आपके पास है सोर्स S1 है, एक आपके पास है सोर्स S2 है। ये S1 हो गया, ये आपके पास है क्या देगा S2 देगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो S1 S2 ये दोनों क्या है, कला संबंध स्रोत है। तो अब लिख देंगे S1 व S2 ये है कला संबंध स्रोत, और इनकी जो वेवलेंथ है वो कितनी हो जाएगी आपके पास है लेमडा हो जाएगी। अब आपके पास यदि S1 S2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी आपके पास है 3 लेमडा। तो आपको जो मैक्सिमा है उनकी संख्या याद करनी है भी। तो चलिए भाई करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन, समझ गए। तो बात सुनो भी, सबसे पहली बात तो ये है ये आपके पास S1 हो गया, ये आपके पास S2 हो गया। तो S1 S2 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 3 लेमडा।
तो एक तो यहाँ पर तरंग पहुँचती है S1 से चल करके, एक S2 से चल के, तो इन दोनों तरंगों के बीच में पथांतर कितना देगा आपके पास है 3 लैम्डा। एक यहाँ पर तरंगें पहुँचती है S1 S2 इन दोनों से, तो यहाँ पर भी पथांतर कितना देगा आपके पास है 3 लैम्डा। एक यहाँ पर दोनों के कारण तरंगें पहुँचती है, यहाँ पर दोनों तरंगों के द्वारा तय की दूरी बराबर है, तो यहाँ पर पथांतर कितना देगा 0, और यहाँ पर भी आपका जो पथांतर है वो क्या देगा 0 देगा। अब यहाँ पर अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पर क्या देगा आपके पास है लैम्डा, यहाँ पर क्या देगा आपके पास है 2 लैम्डा, यहाँ पर क्या देगा 3 लैम्डा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास है 2 लैम्डा, यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा, ये 0, ये आपके पास है लैम्डा हो गया, ये आपके पास है क्या देगा आपके पास है 2 लैम्डा, ये 3 लैम्डा, ये आपके पास है 2 लैम्डा, यहाँ पर आपके पास है लैम्डा, और ये आपके पास है क्या देगा भाई 0 देगा। अब सुनो मेरी बात, चाहे डेल्टा बराबर 0 है, चाहे लैम्डा है, चाहे 2 लैम्डा है, चाहे 3 लैम्डा, इन सभी स्थितियों पर आपको क्या प्राप्त होगा मैक्सिमा प्राप्त होगा। मिनिमा कहाँ पर बनता है ध्यान से, यहाँ पर बन जाएगा इन दोनों के बीच में λ/2, इन दोनों के बीच में क्या देगा आपके पास है 3 λ/2, इन दोनों के बीच में क्या देगा आपके पास है 5 λ/2, इन दोनों के बीच में क्या देगा भाई 5 λ/2, इन दोनों के बीच में क्या देगा आपके पास है 3 λ/2, इन दोनों के बीच में क्या देगा λ/2, इन दोनों के बीच में क्या देगा भाई λ/2, इन दोनों के बीच में क्या देगा आपके पास है 3 λ/2, इन दोनों के बीच में क्या देगा आपके पास है 5 λ/2, इन दोनों के बीच में फिर से कितना देगा आपके पास है 5 λ/2, यहाँ पर पथांतर कितना देगा 3 λ/2, और यहाँ पर कितना देगा आपके पास है λ/2। तो अगर आपको यहाँ पर कुल मैक्सिमा की संख्या ज्ञात करनी है और मिनिमा की संख्या ज्ञात करनी है, तो मैक्सिमा काउंट कर लो आप, कितने बन जाएंगे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैक्सिमा कितना देंगे आपके पास में 12 हो जाएंगे। मिनिमा कितना देंगे 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर 6 नीचे, तो आपके पास मिनिमा भी कितने बन जाएंगे यहाँ पे 12 बन जाएंगे भी, ठीक है ना। तो एक तो इस प्रकार का इक्वेशन बन सकता है। इसी प्रकार से अगर ये वाली जो डिस्टेंस है, क्वेश्चन यही है कि यदि S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस है वो कितना देगी आपके पास है 3.5 लैम्डा, तो इस स्थिति में आपको मैक्सिमा व मिनिमा की संख्या आपको बतानी है भी। तो देखो ध्यान से, ये वर्ताकार पर्दा हो गया, ठीक है, ये आपके पास S1 हो गया, ये S2 हो गया। अब अपन बात करते हैं अभी पथांतर की बात करते हैं। तो यहां पर पथांतर कितना देगा आपके पास है 3.5 लैम्डा, और यहां पर भी पथांतर कितना हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा 3.5 लैम्डा हो जाएगा। यहां पर पथांतर कितना देगा 0, और यहां पर भी पथांतर कितना देगा आपके पास है 0। तो अगर ये 0 है तो यहां पर कितना देगा आपके पास है लैम्डा, यहाँ पर कितना देगा आपके पास है 2 लैम्डा, यहाँ पर कितना देगा आपके पास है 3 लैम्डा, और यह देगा आपके पास है 3.5 लैम्डा, ये 3 लैम्डा, ये 2 लैम्डा, ये लैम्डा, ये 0, ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा, ये 3 लैम्डा, ये 3.5 लैम्डा, ये 3 लैम्डा, ये 2 लैम्डा, ये लैम्डा, और ये आपके पास है 0 हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं मिनिमा की। 0 लैम्डा के बीच में λ/2, यहाँ पर भी λ/2, यहाँ पे 3 λ/2, यहाँ पर भी 3 λ/2, यहाँ पर 5 λ/2, यहाँ पर भी 5 λ/2, यहाँ पे कितना देगा 3.5 लैम्डा, यहाँ पर भी कितना देगा 3.5 लैम्डा। तो ये 3.5 लैम्डा 3.5 लैम्डा ये भी विनाशी व्यतिकरण की स्थिति बनती है, तो इनको अपन मिनिमम में काउंट करेंगे। फिर यहाँ पर कितना देगा 2.5 लैम्डा, यहाँ पर भी 2.5 लैम्डा, यहाँ पर 1.5 लैम्डा, यहाँ पर भी 1.5 लैम्डा, यहाँ पर 0.5 लैम्डा, यहाँ पर भी 0.5 लैम्डा। तो अगर यहाँ पर आपको काउंट करना है भी मैक्सिमा, तो मैक्सिमा कितने बन जाएंगे बताओ। मैक्सिमा बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो मैक्सिमा हो जाएंगे 14। फिर अपन बात करते हैं मिनिमा की, बात करते हैं मिनिमा। देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पर आपके पास जो मिनिमा वो भी कितने बन जाएंगे भाई, इस प्रकार से 14 बन जाएंगे। तो इस प्रकार से सर्कल बना करके आप मैक्सिमा और मिनिमा की संख्या वो इजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की क्वेश्चन मेरे को करवाने थे, ये मैंने आपको करवा दिए हैं। तो फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन बात करते हैं। देखो ध्यान से, अपन व्यतिकरण कंप्लीट कर लिया, अपन विवर्तन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ध्रुवण। ठीक है ना, मतलब पोलराइजेशन। तो क्या कहता है, देखो ध्यान से, ध्रुवण इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है भाई, अब होता है क्या, ध्यान से देखना। देखो, कोई भी जो प्रकाश की किरण है, ये कई सारी तरंगों से निर्मित होती है, और कोई भी आपके पास में जो एक तरंग है, वो देखो ध्यान से इस प्रकार से यूं कि x हो गया, ये y हो जाएगा, ये आपके पास में इस प्रकार से क्या बन जाएगा, z। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक तो इसके पास में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तरंग कौन सी होती है भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके पास एक तो क्या होता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। ठीक है ना, ये तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और एक इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ये इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, और इसको अपन बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास हो जाएगा इस प्रकार से बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे इस तरंग के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड के भी लंबवत होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी लंबवत होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के क्या होता है, लंबवत होता है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये बात होगी। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो कौन से तल में हो जाएगा, इसको अपन बोल देंगे एक्स वाई तल में, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपन क्या बोल सकते हैं भी, एक्स जेड तल, ये हो जाएगा आपके पास एक्स जेड तल में हो जाएगा भी। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रकाशीय सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशीय सदिश। क्योंकि ध्यान से देखना, देखो लाइट के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अपन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को दिखाने में अपनी हेल्प करता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ई वेक्टर बोलते हैं भी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ई वेक्टर होता है, इस ई वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्रकाशीय सदिश बोलते हैं। और देखने में ध्यान से देखना, देखो यही फील्ड होता है, यही जो वेक्टर होता है, यही अपनी हेल्प करता है, यानी यही अपनी आंखों का जो रेटिना है इसके अंदर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। समझ में आ गई बात है ये चीज। अब इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो ये क्या करता है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में अपन देखिएगा, ध्यान से देखो ये चीज होगी। अब कोई भी आपके पास में जो किरण होती है, इस किरण के अंदर
जितनी भी तरंगें होती हैं सभी तरंगों के जो ई वेक्टर होते हैं वो यादृच्छिक रूप से सभी दिशाओं में फैले रहते हैं, ठीक है ना। यानी मान के चलिए मेरी तरफ कोई प्रकाश की किरण आ रही है, इसके अंदर बहुत सारी तरंगें, सभी तरंगों के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो इस प्रकार से इस तरंग संचलन की दिशा के लंबवत सभी डायरेक्शन में यादृच्छिक रूप से एक समान रूप से फैले रहते हैं। इस प्रकार के प्रकाश को अपन बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। क्या बोलते हैं? अध्रुवित प्रकाश, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से क्या होता है, एक तो होता है आपके पास अध्रुवित प्रकाश, ठीक है। तो ये आपके पास अध्रुवित प्रकाश हो गया। इसके अंदर ये आपके पास कोई भी एक, ये तो देखिए आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तरंग संचलन की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ हो जाएगी, और इसके अंदर ध्यान से देखना तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, सभी डायरेक्शन हो जाएगा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोल देंगे। समझ में आ गई ना? ये आपके पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये डायग्राम आपके समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कोई भी जो प्रकाश की किरण है तो वो तो कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ आ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 सब डायरेक्शन में एक समान रूप से फैला हुआ है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। या ऐसे समझ लो कि इस प्रकार से इधर की तरफ कोई भी एक किरण जा रही है, इसके अंदर कुछ तरंगों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इस प्रकार से इस तल में हो जाएंगे, कागज के तल में हो जाएंगे, और ये कागज के तल में हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और कुछ के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो इस प्रकार से कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ होते हैं। और ये आपके पास है क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, और ये आपके पास है क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये आपके पास है क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो तीर मैंने लगा रखे हैं वो तो क्या हो जाएंगे? अभी कागज के तल में स्थित है, और यहाँ पर जो डॉट लगा रखे हैं कागज के तल के लंबवत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इनको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। अब सुनना मेरी बात, कोई भी जैसे आपके पास अध्रुवित प्रकाश की किरण है, इसको अपन किसी भी ऐसी डिवाइस में से गुजारें जिससे कि डिवाइस में से गुजरने पर इस किरण के सारे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो एक तल में सीमित हो जाएं, तो इस घटना को अपन बोलते हैं ध्रुवित। इस प्रकार से प्राप्त होने वाला प्रकाश कहलाता है ध्रुवित प्रकाश। और जिस डिवाइस में से अपन ने गुजारा उस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं? उस युक्ति को अपन क्या बोलते हैं? ध्रुवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवक बोलते हैं। तो भैया सीधी सी बात यह है कि किसी भी प्रकाश की किरण की सभी तरंगों के इलेक्ट्रिक फील्ड को एक निश्चित तल में सीमित करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं ध्रुवित प्रकाश की। ध्रुवित प्रकाश तो क्या होता है? ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? इसके अंदर ध्यान से देखना, इस प्रकार से ये आपके पास है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी, और ये आपके पास है क्या हो जाएंगे? इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्रकार से इस तल में सीमित हो जाएंगे। तो ये तो आपके पास है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, और यहाँ पर इसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोल देंगे। समझ में आ गई ना बातें? ये चीज, या फिर उसके बाद इसको अपन ऐसे भी समझा सकते हैं, ये आपके पास है क्या देगी? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, या तो इस प्रकार से कागज के तल में स्थित है, और या फिर उसके बाद इसका डायग्राम बना देंगे इस प्रकार से यूं अपन, या फिर उसके बाद में कागज के तल के लंबवत स्थित हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बात होगी भी। तो इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं? अध्रुवित प्रकाश बोल सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, ध्रुवित प्रकाश है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सभी दिशा में वितरित होता है, और अध्रुवित में तो, और ध्रुवित के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक निश्चित तल के अंदर सीमित हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं, ठीक है भी। तो करें इन चीज़ों को नोट, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं अपन। ध्रुवण क्या होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो ध्यान से, जैसे मान के चलेगा ये आपके पास से इस प्रकार से कोई भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, इधर की तरफ आपकी जो तरंग है वो संचरित हो रही है,
ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्रकार से इस तल में वितरित है। अपन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे क्योंकि अपन ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, और ऑप्टिक्स के अंदर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वही अपने लिए हेल्पफुल होता है। जो ऑप्टिकल इफेक्ट होता है वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही जनरेट करता है अभी। अब देखना ध्यान से देखो, यहाँ पर ये इस प्रकार से एक तल निर्मित हो रहा है, तो इस तल को अपन क्या बोल सकते हैं, इस तल को अपन बोल देंगे, ये तो देगा आपके पास है कंपन तल। तो ध्यान से देखना, देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तरंग संचरण की दिशा, और इलेक्ट्रिक फील्ड से जो तल बनता है उस तल को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं कंपन तल बोलते हैं। और इस कंपन तल के लंबवत ध्यान से देखना, तो एक तल होता है इस प्रकार से यूं, ठीक है ना, ये इसके लंबवत तल हो गया। इस तल का नाम क्या होता है, इस तल का नाम होता है ध्रुवण तल। इस तल का नाम क्या होता है, अभी ध्रुवण तल होता है। ये देखा आपके पास है ध्रुवण तल, तो ये आपके पास हो जाएगा इस प्रकार से ध्रुवण तल। तो ध्रुवण तल एक ऐसा तल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट मौजूद नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र का कोई भी घटक इसके अंदर मौजूद नहीं होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ध्रुवण तल होता है, ध्रुवण तल ये बिल्कुल लंबवत होता है किसके, बताओ, कंपन तल के। और इस ध्रुवण तल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना होता है आपके पास में, 0 होता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट है इस तल के अंदर मौजूद नहीं होता है, ठीक है। ये बातें होगी। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो ध्रुवण उत्पन्न करने की विधियों की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो एक तो होता है परावर्तन के द्वारा ध्रुवण, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो ध्रुवण की विधियां, ध्रुवण की विधियां, तो कौन कौन सी विधियां, देखो ध्यान से, इस प्रकार से परावर्तन के द्वारा ध्रुवण, जैसे मान के इसलिए ये आपके पास कोई माध्यम है और इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो कितना हो जाएगा आपके पास, म्यू। इस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है। अब इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, अभी कोई भी प्रकाश आपतित करते हैं, प्रकाश की किरण आपतित करते हैं, तो आपतित जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है भाई, ये होता है अध्रुवित, ठीक है ना। और आपतित प्रकाश कैसा भी अध्रुवित है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर ये प्रकाश आपतित हुआ, इसका जो परावर्तित भाग होता है वो आंशिक रूप से क्या होता है, ध्रुवित होता है, ठीक है ना। यदि अपन आपतन कोण का मान चेंज करते हैं तो जो परावर्तित भाग है इसके ध्रुवण की मात्रा भी परिवर्तित होती है, यानी आपतन कोण को परिवर्तित करने पर ध्रुवण की मात्रा वो भी क्या होती है, परिवर्तित होती है, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, देखो इस प्रकार से ये आपके पास आपतित हो गया, और आपतित होता है वो कैसा होता है अभी, ये होता है अध्रुवित होता है, क्या होता है, अध्रुवित, ठीक है। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो इसका जो परावर्तित भाग होता है, ये परावर्तित भाग क्या होता है, आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। और यदि इस आपतित भाग को एक विशेष कोण पर आपतित किया जाए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आईपी बोलते हैं, ध्रुवण कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस कोण पर आपतित करने पर आपका जो ये भाग होता है ये क्या होता है, 100% समतल ध्रुवित होता है। ये क्या होता है, पूर्णतया ध्रुवित होता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण ध्रुवित, पूर्ण ध्रुवित। तो भैया सीधी सी बात यह है कि इस आईपी कोण पर आपतित करने पर जो परावर्तित भाग होता है वो क्या होता है, पूर्ण रूप से ध्रुवित होता है, ठीक है ना। बस बात खत्म हो गई। और ये आपके पास में जो एंगल होता है इसका tan IP है, वो tan IP किसके बराबर होता है, इस म्यू के बराबर होता है, ठीक है ना। tan IP बराबर क्या होता है आपके पास में, म्यू के बराबर होता है अभी। और इस नियम को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम बोलते हैं इसको अपन। समझ में आ गई बात है। तो ये बात होगी।
तो ये जो ध्रुवण कोण होता है वो किस पे डिपेंड करता है? इस माध्यम के अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। अब ये तो हो जाएगा परावर्तित, और इस प्रकार से ये आपके पास में क्या हो जाएगा अभी? अपवर्तित हो जाएगा। तो ये वाला एंगल है ये आपके पास में कितना हो जाएगा अभी? आर हो जाएगा। ये आईपी, तो ये वाला जो एंगल है परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? आपतन कोण के बराबर, तो ये भी आपके पास आईपी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अपन जानते हैं कि साइन आईपी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? साइन आईपी बटे साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना होता है आपके पास? म्यू होता है। और फिर उसके बाद में टेन आईपी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? साइन आईपी बटे क्या हो जाएगा आपके पास? कोस आईपी हो जाएगा। इन दोनों को अपन इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा साइन आईपी बटे क्या हो जाएगा आपके पास? साइन आर बराबर ये हो जाएगा आपके पास साइन आईपी बटे क्या हो जाएगा आपके पास? कोस आईपी हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ध्यान से देखना, देखो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? कोस आईपी, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? आईपी। साइन से साइन को काट देंगे, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? आईपी बराबर आर। तो यहाँ से आपके पास आईपी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? आर बराबर 90 हो जाएगा। अब बात सुना भी, आईपी प्लस आर बराबर अगर 90 हो गया तो ये बचा हुआ ये जो कोण है ये भी कितना हो जाएगा आपके पास? 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में जो परावर्तित और जो अपवर्तित है इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी? ये तो जो आपके पास में परावर्तित, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा अभी? अपवर्तित हो जाएगा। तो परावर्तित और अपवर्तित होते हैं दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस स्थिति में परावर्तित लंबवत होता है किसके? अपवर्तित की। ये बातें हो गई। तो ये हो गई आपके पास में ध्रुवण की विधियां। इसके अंदर पहली विधि होगी परावर्तन के द्वारा ध्रुवण, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना। इसके बाद में पोलरॉइड है वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। मेलस का नियम अपन पढ़ेंगे, तो कर लो इन चीज़ों को नोट, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं मेलस का नियम। तो पोलरॉइड अपन जानते हैं क्या होता है। देखो पोलरॉइड भी एक डिवाइस होती है, ये क्या करती है? समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करती है। इस पोलरॉइड को ध्यान से देखना, देखो अपन ध्रुवक व विश्लेषक के रूप में काम में ले सकते हैं। ध्रुवक का मतलब होता है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना, और विश्लेषक का मतलब क्या होता है अभी? प्रकाश के ध्रुवण की जांच करना, कि जो प्रकाश है वो ध्रुवित है या नहीं है, इस बात को पता लगाने क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। ये विश्लेषक का काम होता है। तो पोलरॉइड को अपन ध्रुवक और विश्लेषक दोनों के रूप में काम में ले सकते हैं। अब ध्यान से देखना, देखो होता क्या है। कोई भी जैसे आपके पास में पोलरॉइड है, इस पोलरॉइड की क्या होती है? एक प्रकाशिक अक्ष होती है, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रकाशिक अक्ष बोलते हैं। ये हो गया आपके पास में प्रकाशिक अक्ष, ठीक है। ये इसकी प्रकाशिक अक्ष होगी। अब इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो अपन क्या करते हैं, इस पर अपन प्रकाश आपतित करते हैं। अब ये प्रकाश है वो कैसा है अभी? अध्रुवित प्रकाश है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्रकार से इधर भी है, कागज के तल में भी है, और कागज के तल के लंबवत इस प्रकार से इधर की तरफ भी है। तो ये तो आपके पास हो जाएगा अध्रुवित प्रकाश। और इसकी जो इंटेंसिटी है वो कितना देगी आपके पास? I0।
ठीक है। अब जब ये प्रकाश इसके अंदर से गुजरता है तो इस स्थिति में ध्यान से देखना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये जो कंपोनेंट है जो इस प्रकाशीय कक्ष के लंबवत है वो तो रुक जाएंगे, केवल इसकी प्रकाशीय कक्ष के समांतर वाले जो घटक है वो इसमें से गुजर सकते हैं। तो ये तो इसमें से गुजर जाते हैं, और इसके जो लंबवत वाले हैं वो क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ध्रुवित प्रकाश, और इसके जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, I0/2 हो जाएगी, आधी तीव्रता हो जाएगी। अब इसने अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट कर दिया, तो इस कारण से इसका नाम तो क्या देगा आपके पास में, ध्रुवक। इसका नाम तो क्या देगा आपके पास में, ध्रुवक। अब ये वाला जो प्रकाश है इसकी तीव्रता हो जाएगी I0/2। ये जो प्रकाश है इसको मैं एक दूसरे पोलराइड के अंदर से गुजारता हूं। ये मेरे पास इस प्रकार से कोई एक दूसरा पोलराइड हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से, पहले इस एंगल पर था, अब इसकी प्रकाशीय कक्ष को मैंने इस प्रकार से इधर की तरफ यूं कर दिया है। अब ध्यान से, यहां पर ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास है, थीटा। तो इसमें से गुजरने वाली जो तीव्रता है, इसमें से गुजरने वाली तीव्रता वो क्या हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी आपके पास I बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, आपतित कितनी हो जाएगी, I0/2। या एक काम करते हैं, इसकी तीव्रता को अपन कितना ले लेते हैं, 2I0, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी जो तीव्रता वो 2I0 की आधी हो जाएगी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, I0 बोल देंगे। तो यहाँ पर ये जो तीव्रता होती है I बराबर कितना होता है आपके पास, I0 cos स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है ना। और इस नियम को ही अपन क्या बोलते हैं, मेलस का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेलस का नियम। ये हो जाएगा आपके पास में मेलस का नियम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है अभी, ये प्रकाश समतल ध्रुवित है या नहीं इस बात की जांच कर रहा है। तो इसका काम होता है विश्लेषक का। तो ये ध्रुवक हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, विश्लेषक, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक की प्रकाशीय कक्ष तथा ध्रुवित प्रकाश की अक्ष के बीच के कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I0 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास है थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, या थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है +-1, तो आपके पास है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो I बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, I0 हो जाएगा, ये आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं समांतरित व्यवस्था। और यदि आपके पास है थीटा बराबर कितना देगा भाई, 90, या कितना देगा आपके पास है 270, तो इस स्थिति में आपका जो cos थीटा है वो 0 देगा। तो I बराबर भी क्या देगा आपके पास है, 0। इसको अपन बोलते हैं मिनिमम, और इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉसशित व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉसशित व्यवस्था, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो थीटा बराबर 0 और 180 पर तो आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम प्राप्त होती है, 90 और 270 पर आपको इंटेंसिटी मिनिमम प्राप्त होती है। तो एक पूरे चक्कर में 2 बार आपको तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, 2 बार आपको तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। समझ में आ गई बात है। और ये मेलस का नियम है, ये भी अपना फिनिश हो गया। और इसी के साथ में अपन जो लेक्चर नंबर 10 है इसको भी फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर के ऊपर मैं इस पोलराइड के 1-2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में डॉपलर स्पेक्ट्रम अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो भी आपके पास है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी है, इनकी विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा ये अपन डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद में अगले लेक्चर पर अपन मॉड्यूल के अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो अपन करेंगे, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो अपन करेंगे भाई, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, और इन सारी की सारी चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लें।